तो विद्यार्थी अब जो है ये बीएड की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए क्लास है, लेक्चर है। आप लोगों को देखिए, मैं एक नहीं कई बार कह दिया कि मैं पत्रकारिता की तैयारी करता हूँ, पत्रकारिता के छात्र हूँ और उसी की पढ़ाई करता हूँ। और एक पत्रकार एक ऐसा फील्ड है जिसमें पढ़ाने का ही कार्य होता है, सीखने का ही कार्य होता है, लेक्चर देने का ही कार्य होता है। तो अभी वही कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों के मैं बताना चाहूँगा कि आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है, मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। दूसरी बात, आप लोग वीडियो को लेकर जो भी आप लोगों की क्वेरी है तो उस पर मैं रिप्लाई नहीं दूंगा, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाने के लिए कार्य आते हैं। लुक पर हमारा फोकस नहीं रहता है कि लुक कैसा है कैसा नहीं। हम लोग बुक पर बात करते हैं, बुक पढ़ने वाले व्यक्ति की कैटेगरी के आते हैं। तो चलिए, अब हम पत्रकारिता थी बीएड का ये बुक पढ़ रहे हैं, तो मातृभाषा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो मातृभाषा शब्द का अर्थ है माता की भाषा, अर्थात बच्चा अपनी माता का अनुकरण करके जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। परंतु आज इसे मातृभाषा का संकुचित अर्थ माना जाता है। व्यापक अर्थ में मातृभाषा वह भाषा है जिसमें उस क्षेत्र में रहने वाले लोग अपने भावों, विचारों आदि का आदान प्रदान करते हैं। आप लोगों से मैं हिंदी भाषा को क्यों बोलता हूँ कि हिंदी भाषा आप लोगों का जो कि बोली की भी भाषा होना चाहिए, पढ़ने की भी भाषा होना चाहिए। इसलिए क्योंकि हिंदी जो है भारत देश की मातृभाषा है। सबसे ज़्यादा हिंदी बोला जाता है। हिंदी भाषा बोलने से आपको रोजगार भी मिल सकता है, ठीक है। संख्या हिंदी भाषाओं के साथ ज़्यादा है, तो इसलिए हिंदी के बाद इंग्लिश प्रिफेयर करें। हिंदी इंडिया में रहने वालों के लिए फ़ायदेमंद है। इंडिया में जितने लोग रहेंगे, इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है। इंग्लिश सीखने का मतलब है आप पूरे दुनिया में घूम सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी हमारी मातृभाषा है, करते हैं। इसलिए कभी कभी मातृभाषा को क्षेत्रीय भाषा कह दिया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई पंजाबी भाषा परिवार, अरे हम ये पढ़ लिए थे क्या यहाँ पर, एक बार देख लेते हैं। पढ़ाई तो नहीं हो गया है, ऐसा मेमोरी में आया कि ऐसा पढ़े ही है। हाँ, एक ही लेक्चर बार बार आ जाए इससे पहले देखना ही पढ़ाई नहीं हुआ है। हाँ, यदि कोई पंजाबी भाषी परिवार गुजरात में बस जाता है तब उस परिवार में जन्म लेने बच्चे के लिए परिवार में प्रयुक्त होने वाली पंजाबी भाषा को उसकी मातृभाषा कहा जा सकता है। परंतु सच्चे अर्थों में गुजराती उसकी मातृभाषा कहलाएगी, क्योंकि थोड़ा बड़ा होने पर उस बालक को गुजराती भाषा में ही समस्त कार्य व्यापार करने होंगे। इस प्रकार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के कुछ भाग आदि के लोगों की मातृभाषा हिंदी ही मानी जाती है। इसके बाद पढ़ेंगे संपर्क भाषा। दो भिन्न भाषा भाषी लोगों के मध्य विचार विनिमय के लिए जिस अन्य भाषा का प्रयोग होता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। ऐसे अवसर पर यह तीसरी भाषा ही
दोनों भिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संपर्क स्थापित करती है। उदाहरण के लिए तमिल भाषी व्यक्ति जो हिंदी भाषा से अपरिचित हैं और हिंदी भाषी व्यक्ति जो तमिल भाषा से अपरिचित है के बीच यदि अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान होता है, तब ऐसी स्थिति में अंग्रेजी भाषा को संपर्क भाषा कहा जाएगा। जैसे जैसे महत्व बढ़ रहा है, संपर्क भाषा की आवश्यकता उस देश में भी पड़ सकती है जहां अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। आप लोग देखें अंग्रेजी के महत्व। मान लीजिए आप हिंदी भाषी व्यक्ति हैं, आपका मुलाकात हो जाता है तमिल भाषा के व्यक्ति से, तो तमिल के लोग जल्दी हिंदी नहीं समझेंगे कि क्या क्या कहा जा रहा है। तो इस स्थान पर मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है तो उनको अपनी बातें समझा सकते हैं। तो इंग्लिश को संपर्क की भाषा कहा जाता है। अब इसके बाद राष्ट्रभाषा पढ़ेंगे। पूरे राष्ट्र में जब एक ही भाषा का प्रयोग व प्रचलन होता है तब उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। ऐसे राष्ट्र में प्राय सभी सरकारी कामकाज भी राष्ट्रभाषा में ही होते हैं। उदाहरण के लिए जर्मनी, फ्रांस आदि देशों में जर्मन भाषा, फ्रेंच भाषा ही राष्ट्रभाषा है और वही मातृभाषा भी है। सच्चे अर्थों में राष्ट्रभाषा ही पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधे रख सकती है तथा वह देश व समाज की सांस्कृतिक निधियों की धरोहर होती है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, परंतु इनमें से हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राष्ट्रभाषा प्रचार समिति जैसे संस्थान की स्थापना की गई, परंतु राजनीतिक कारणों से आज भी हम एक राष्ट्रभाषा से वंचित हैं। इसके बाद है राजभाषा। राजभाषा से तात्पर्य उस भाषा से है जिसमें उस राष्ट्र की सरकारी कामकाज होता है। जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देशों में वही वहाँ की राष्ट्रभाषा ही राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, परंतु भारत जैसे बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के अभाव में राजभाषा की अवधारणा प्रचलित है। अब मैं जब वीडियो मेकिंग कर रहा हूँ तो इसमें कुछ लोग ऐसे ही आ जा रहे हैं लोग, इसमें मुझे क्या है। तो एक पत्रकार का लुक, अब उसको लोग समझते हैं, पत्रकार बुक के लिए जाने जाते हैं। आप लोग अपना राजभाषा के रूप में प्रयुक्त होती है, परंतु भारत 343 के अनुसार भले ही हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिल गया है, परंतु व्यवहारिक रूप से आज भी अंग्रेजी ही राजभाषा के पद पर आसीन है। माध्यम भाषा पढ़ेंगे। ज्ञान, शिक्षा आदि के क्षेत्र में विचारों, अनुभवों आदि के आदान प्रदान के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है इसे माध्यम भाषा कहा जाता है। जिन देशों में राष्ट्रभाषा को स्वीकार किया गया है उन देशों में राष्ट्रभाषा ही राजभाषा और माध्यम भाषा के रूप में प्रचलित है। भारत जैसे बहुभाषी देश में एक सक्षम व सशक्त माध्यम भाषा की आवश्यकता होती है। भारत में पिछले 2-3 दशकों से हिंदी को माध्यम भाषा के रूप में अपनाया जा रहा है, फिर भी विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा आदि के क्षेत्रों में अंग्रेजी भाषा ही माध्यम भाषा के रूप में प्रयुक्त हो रही है। अब विद्यार्थी मान लीजिए हमको चाहे पत्रकार पर आप कुछ भी करेंगे, पत्रकार को तो लोग पत्रकार ही समझते हैं और पत्रकार को जानते हैं कि पत्रकार क्या है। वीडियो क्रिएटर होते हैं तो हम तो इसके लिए जाने जाते हैं। मानक भाषा आप पढ़ेंगे जो कि डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी के अनुसार
कहा गया है कि मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं। देखिए अभी यही इस वीडियो के एंड करते हैं, क्योंकि इसका जो है समय अंतराल पूरा हो गया है जो क्लासेस का मैं रखा हूँ। तो आप लोग से नम्र निवेदन है कि आपको लेक्चर पसंद आई हो, पढ़ाई आपको पसंद आया है, तो यूट्यूब चैनल के नीचे में एक लाल रंग के सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक करने हैं, शेयर करने हैं। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले भाग का वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।